हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, वो हम पहले कर चुके हैं। वो मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। और जो आज का चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमारा चैप्टर रहेगा। और इसके अंदर जो हम कवर करेंगे वो है कि आर्थिक समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्याएं, अवसर लागत की धारणा और सीमांत अवसर लागत। जो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे कि आर्थिक समस्या क्या है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले चलो हम जानते हैं कि आर्थिक समस्या क्या है। व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो हमारे सामने जो समस्या क्रिएट होती है अर्थव्यवस्था में, जो आर्थिक समस्या है कि हमारे पास जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, असीमित। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती और जो हमारे साधन हैं वो क्या रह जाते हैं, सीमित या कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे साधनों का हमें कुशलता पूर्वक प्रयोग करना पड़ता है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक संतुष्टि कर सकें। तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं लेफ्टविच, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है कि आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताओं के लिए सीमित साधनों के वितरण की, जो मनुष्य की वैकल्पिक आवश्यकताएं हैं और जो हमारे साधन हैं उनको इस तरीके से उनका वितरण किया जाना चाहिए कि उन आवश्यकताओं की जो लिमिटेड जो साधन है उनसे अधिक संतुष्टि की जा सके। तो आर्थिक समस्या है, उसका कारण क्या है कि आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं। और दूसरा, हमारे पास जो साधन हैं वो कैसे हैं, सीमित हैं और दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब कम रह जाते हैं। और हमारी जो डिमांड है, मांग है, हमारी पूर्ति से हमेशा ज़्यादा रह जाती है। और जो साधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं कि एक ही टाइम पे एक साधन के एक से ज़्यादा प्रयोग हो जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कई बार एग्जाम्पल दिया है कि खेत का, कि किसान के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो या तो उसमें वो गेहूँ उगा सकता है या फिर वो सरसों उगा सकता है। तो ये उसका हुआ वैकल्पिक प्रयोग। और जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो जो उत्पादित करनी पड़ती हैं, तो जैसे प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना पड़ता है कि अपने सीमित साधनों का प्रयोग कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करे। ये एक समाज की और व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुरूप चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन का त्याग किया जाए। तो वो थी हमारी आर्थिक समस्याएं। अब है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। वैसे तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी केंद्रीय समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो कि मेन 3 हमारी आर्थिक समस्याएं हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं और बाकी और समस्याएं उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो इन समस्याओं को हम आधारभूत आर्थिक समस्याएं या केंद्रीय समस्याएं कह सकते हैं। तो जो हमारे प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं, उन्होंने ये 3 जो आर्थिक समस्याएं हैं उन पे बल दिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ ये समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो हमारी समस्या है वो है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा कितनी मात्रा में किया जाए। ये आगे मैं प्रॉपर तुम्हें समझाऊंगी, पहले समझ लो कि समस्याएं कौन कौन सी हैं। सेकंड है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। थर्ड रहेगा कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो सबसे पहले कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो वस्तुएं कौन कौन सी आती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, जैसे लोगों की ज़रूरतों के लिए, उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के लिए जो जैसे चीनी है, कपड़ा है, गेहूँ, आटा जो भी है
वो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। दूसरी है पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह हैं। ये पूंजीगत वस्तुएं भविष्य में और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए काम आती हैं। थर्ड है युद्धकालीन वस्तुएं। जो युद्धकालीन वस्तुएं हैं वो अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उनकी ज़रूरत होती है, जैसे बंदूक है, तोप है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। फिर शांतिकालीन वस्तुएं, कि जब युद्ध की स्थिति ना हो, अदर स्थितियों में भी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वस्तुएं हमें उत्पादित करनी पड़ती हैं। अब ये तो पता चल गया कि वस्तुएं कौन कौन सी उत्पादित करनी है, लेकिन उनको कितनी मात्रा में उत्पादित करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने पूरे संसाधन उपभोक्ता वस्तुओं पे ही लगा दें या फिर युद्धकालीन वस्तुओं पे लगा दें, ऐसा नहीं होता। हमें एक ही समय पर उपभोक्ता वस्तुओं की ज़रूरत भी है, पूंजीगत वस्तुओं की ज़रूरत भी है, युद्धकालीन वस्तुओं की ज़रूरत भी है। तो हमें ये निश्चित करना पड़ता है कि वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो हमारी समस्या रहेगी हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि जो वस्तुएं हैं उनको उत्पादन करने के लिए हमारे पास दो तकनीक हैं। पहली है श्रम प्रधान तकनीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी है पूंजी प्रधान तकनीक, जिसको बोलते हैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक देश में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ये उस देश के ऊपर निर्भर करता है। जैसे भारत जैसे देश में हम श्रम प्रधान तकनीक का अधिक उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो श्रम है वो बहुतायत उपलब्ध है और सस्ती भी है। दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है, वो अपने देश में पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेगा। और दूसरा कि जो तकनीक है, इन दोनों में अगर डिसाइड की जाए कि कौन सी तकनीक कुशल तकनीक मानी जाएगी, तो समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए किसी वस्तु का अगर उससे कम साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कैसी तकनीक मानी जाएगी, कुशल तकनीक। और किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी, भाई कोई देश कौन सी तकनीक को अपनाएगा, यह निर्भर करता है कि उस देश में उस साधन की उपलब्धता कैसी है, कि वो साधन उस देश में कितना उपलब्ध है, और दूसरा कि उसके रिलेटिव प्राइस कैसे हैं, सापेक्षिक मूल्य कैसे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों का यदि कंपैरिजन करें, श्रम का और पूंजी का, तो कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस तकनीक का उपयोग करेंगे। एक और टॉपिक हम देखते हैं कि अगर हम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, रोजगार में वृद्धि होती है और इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। मतलब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा और उनका कल्याण बढ़ेगा। और दूसरा, पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करते हैं तो इससे उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमें सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करना होता है और साथ के साथ उत्पादन की कुशलता में भी वृद्धि करनी होती है। जो तीसरी जो समस्या है वो क्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो किसके लिए का मतलब उत्पादन स्वयं उपभोग के लिए किया जाए या बाजार में विनिमय के लिए किया जाए। तो ये जो समस्या है थर्ड, इसका संबंध उत्पादन के वितरण से है। तो ये थी हमारी 3 केंद्रीय समस्याएं। लेकिन जो हमारे अर्थशास्त्री जो 2 अर्थशास्त्री हैं, स्टिगलर और लेफ्टविच ने जो 2 अन्य केंद्रीय समस्याएं भी सुझाई हैं। पहली है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो और साधनों का विकास कैसे हो। लेकिन जो मेन जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो 3 ही रहेंगी, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट ये रहेगा कि जो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अब केंद्रीय समस्याएं तो हमें पता चल गई, लेकिन हर अर्थव्यवस्था अपने अपने हिसाब से इन समस्याओं का समाधान करती है। तो सबसे पहली अर्थव्यवस्था कैसी है, बाजार अर्थव्यवस्था। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की जो फोर्सेस हैं वो कार्य करती हैं, उसी के अनुरूप ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है। और जो उत्पादन करता है वो अपने लाभ के उद्देश्य से ये निश्चित करते हैं कि किन वस्तुओं की डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा है और उनका उत्पादन ज़्यादा किया जाना चाहिए।
तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश हैं वो बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन और क्यूबा जैसे देश हैं वो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसमें जो भी योजना आती है वो सारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। थर्ड जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलके काम करती हैं कि मार्केट फोर्सेस के साथ साथ गवर्नमेंट अपना रोल भी प्ले करती है, जैसे कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अपनी अपने हिसाब से इन केंद्रीय समस्याओं का अपनी इकोनॉमी में समाधान करती हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो और इसको ध्यान से समझें। थैंक यू।